से मुंबई सेंट्रल के दरमियान मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक नए कदम का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुकम्मल तौर से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अमल में आई है। इस ट्रेन में मुसाफिरों की तमाम सहूलतें और हिफाजती इंतजामात को मद्देनजर रखा गया है। इस ट्रेन की एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की सहूलत फराहम की गई है। सबसे पहले इसमें जो सेफ्टी फीचर है वो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको हम लोग कवच बोलते हैं, जिससे कि ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होगी अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आती है तो, या फिर इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है। इंफोटेनमेंट हो, जीपीएस बेस्ड इंटरटेनमेंट हो, ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम हो, या फिर अल्ट्रावायलेट की मदद से एक जर्म फ्री एक एनवायरनमेंट, एक बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ट्रांसपोर्ट सहूलत को आलमी सतह का बनाने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले मरहले का भी इफ्तिताह करेंगे। ये मेट्रो अपैरल पार्क से थलतेज तक तकरीबन 32 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से गयासपुर के दरमियान नॉर्थ साउथ का फासला तय करेगी। इस प्रोजेक्ट का तखमीना तकरीबन 12,900 करोड़ रुपए है। ये मेट्रो स्टेशन जो कि गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है, फेज़ 1 के तहत इसे तकरीबन 12,000 से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर यहाँ से मेट्रो को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। देश में पहली बार रेलवे लाइन के ऊपर मेट्रो की लाइन बनाई गई है, जिससे कि शहर का जो अहम हिस्सा होता है, जो बिजनेस सेंटर होता है, जिसे सिटी सेंटर बोला जाता है, उसका एरिया ख़राब ना हो सके, कम से कम डिस्टरबेंस लोगों को हो, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 8.5 किलोमीटर का रेलवे के ऊपर बनाया गया है। कालूपुर में मेट्रो लाइन को मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल निज़ाम से भी मुंसलिक करने की समत में काम जोर शोर से जारी है। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर रेल, मेट्रो, बस और बुलेट ट्रेन भी दस्तयाब होगी। एक तरह से ये नकलो हमल का एक हब बन जाएगा, जहां पर मुसाफिरों के लिए हर तरह की सवारी दस्तयाब होगी। अहमदाबाद हो या फिर सूरत हो या फिर गांधीनगर की बात करें, इस पूरे रूट पर और मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है उनके लिए अब सफ़र जो है उनका आनंददायक होने जा रहा है। उनके लिए सफ़र काफ़ी कम समय में अब तय होने जा रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इन मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद आलमी सतह की बुनियादी सहूलतों को फ़रोग़ देने, शहरी आमदरफ्त की सहूलियात को बेहतर बनाने और मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी में इस्लाहात से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की अक्कासी करता है। इससे आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने पर उनकी हुकूमत के जरिए मुसलसल तवज्जो मरकूज किए जाने का भी पता चलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अंबाजी में देवी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो महाआरती में भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड अता करेंगी। 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मारूफ फिल्म अदाकारा आशा पारेख को भारतीय फिल्म में काबिल सताइश खिदमात के लिए दिया जाएगा। 60 और 70 की दहाई में आशा पारेख ने अपनी अदाकारी से फिल्मी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी। उनके अंदाज़े रक़्स ने भी ख़ास मकबूलियत हासिल की। आशा पारेख ने कम उम्री में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उम्दा फीचर फिल्म का अवार्ड सुधाकू नगरा को हिदायत में बनी तमिल फिल्म सुराराई पोट्रो को दिया जाएगा। वहीं फिल्म तानजाही डी आइसलिंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और सुराराई पोट्रो के लिए साउथ के अदाकार सूर्या को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया जाएगा। भारतीय फिल्मी सनत मुल्क के 130 करोड़ लोगों की तफरीह का अहम जरिया है। हर साल भारत में हज़ारों फिल्में बनती हैं, जिनमें तफरीह के साथ साथ समाजी पैगाम भी शामिल होते हैं।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 68वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब में फ़ातिहीन को अवार्ड से सरफराज करेंगी। इससे कबल हमारी नामा निगार शहला निगार ने फिल्म डायरेक्टर मधु भटनागर से बात की। मधु भटनागर की बंगाली फिल्म अविजात्र को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। हमारे साथ मधुर भंडारकर जी हैं, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में और दूरदर्शन में। आपकी बंगाली फिल्म अभिजात्रिक को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है? नेशनल अवार्ड मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी हो रही है कि अभिजात्रिक को नेशनल अवार्ड मिला है। और मेरे ख्याल से एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी, ऐसी पटकथा जो लोगों के सामने प्रोड्यूसर्स ने हमने लाया, मेरे प्रोड्यूसर गौरांग जलान, भंडारकर एंटरटेनमेंट, डायरेक्टर ने सब मिलके, और इतनी प्रशंसा इस पिक्चर की हुई ना केवल भारत देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। जहाँ जिस जिस फेस्टिवल में गए वहाँ पे सब लोग ने पिक्चर को बहुत ही सराहा, पसंद किया उसे। कितना मुश्किल होता है जब आप एक अलग से टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं, एक चैलेंजिंग टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है और कितना रोमांचित भी करता है? बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि हम जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, मैंने जो फिल्में डायरेक्ट की है वो बहुत ही अलग अलग है। और जिस तरह का मैंने सिनेमा बनाया, चांदनी बार हो, पेश 3 हो, सत्ता हो, कॉर्पोरेट हो, फैशन हो, अभी हाल ही में जो मेरी पिक्चर बहुत ही अच्छी OTT पे गई है, बबली बाउंसर, जो बहुत ही इसकी सराहना हो रही है, तमन्ना भाटिया वाली, वही बहुत अच्छी तरह से लोगों ने एक्सेप्ट की है। तो फिल्में, हर फिल्म में चैलेंजिंग होता है अपने आप को किस तरह के उसको ढालना, किस तरह से उसको रंग रूप देना। अवार्ड्स बहुत सारे हैं देश में, लेकिन हर फिल्म मेकर को, हर आर्टिस्ट को, कलाकार को एक चाह होती है कि भाई नेशनल अवार्ड मिले। और नेशनल अवार्ड का वो लोगों में कह सकते हैं कि क्रेज होता है। तो नेशनल अवार्ड को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ मैं। राष्ट्रीय पुरस्कार को तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे ख्याल से ये 4था या 5वां है मेरा ये राष्ट्रीय पुरस्कार। मुझे पद्मश्री भी मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अपने आप में उपलब्धि है किसी फिल्म मेकर के लिए, किसी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है, बाकी अवार्ड डेफिनेटली अच्छे होते हैं, इंकरेजमेंट होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वो आपको एक ऐसे मकाम पे लाके खड़े कर देता है कि लोग आपको अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपकी सराहना जो है पूरे देश में, आपका देश का गौरव है। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड फिल्म सुराई पोट्रो के लिए अपर्णा बालामुरली को दिया जाएगा। उनसे बात की हमारी नुमाइंदा शहला निगार ने। अपर्णा है हमारे साथ, जिन्हें सुराई पोट्रो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है। ये फिल्म जो है एक ऐसे युवा की कहानी है जो बहुत संघर्ष करता है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। कैसे आप देखती हैं जब आपके काम को सराहा जाता है और नेशनल अवार्ड तक मिलता है? तो आई थिंक लाइक यू सेड, दिस मूवी व्हेन इट केम आउट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आई थिंक इट वाज an inspiration to a lot of people, especially a lot of youngsters, and same with my character also. It was an inspiration for a lot of entrepreneurs, women entrepreneurs, and a lot of my friends were inspired. And you know, it was a different kind of a feeling to be a part of a movie like Surai Potra, and then to be in this platform for the national awards. पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेशनल अवार्ड के लिए। बहुत सारे अवार्ड्स हैं वैसे तो देश में, लेकिन जितना लोगों को चाहत होती है नेशनल अवार्ड की, उतनी चाहत तो किसी और अवार्ड की नहीं होती है। और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद लगता है कि भाई हमने काम किया, इस काम को सराहा गया, ऐसी फीलिंग आ रही है? You know, because of the hard work the team has taken, we have gotten, got the national award. The whole team is, 5 awards we have got for Surai Potra, I think, and that's because of the hard work we have taken, and especially, hats off to our director Sudha ma'am, who has made everything possible for us. So mainly I just wanted to thank my parents almighty, but especially my director who believed in me, that I could do this character, I could be Bomni. So thank you so much Sudha ma'am, my director. Thank you so much to all of you for accepting this movie and for letting all of us be here today. Thank you. जीवी प्रकाश कुमार की फिल्म सुराई पोट्रो के लिए बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। जीवी प्रकाश कुमार ने डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा शहला निगार के साथ अपनी खुशी और जज्बात का इजहार किया।
हमारे साथ जीवी प्रकाश कुमार हैं जो कि जिन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार मिल रहा है, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर नेशनल अवार्ड. हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग दिस? This is my first national award, so I'm very happy, and the whole team has won so many awards. I'm very happy that all of our hard work the effort has paid off and it is getting recognized, so I'm very happy. And tell me something about your music. कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए जब आप कोई म्यूजिक तैयार कर रहे होते हैं? It's a very tough film to score because it is a motivational film and still it has a lot of emotions, and it is placed in Madurai, so we've got the South Indian folk instruments, and it had an international balance of music into the film, and everything worked in our favor, and there were a lot of challenging film. Now same film we are remaking in Hindi with Akshay Kumar ji. I'm doing the music for that one also, so I'm very happy that the film is आपके साथ आप A.R. रहमान साहब के नेफ्यू हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये भी माना जाता है. कितना आपको गौरवान्वित महसूस होता है और आपको उनसे कितनी हेल्प मिली अपना म्यूजिक सीखने में? No, I didn't receive any help and all. I've done around 80 films as a composer. Initially, I used to assist Rahman sir, I used to assist Vidyasagar sir, Haris Jairaj sir, so many music directors I've worked with. Definitely it was a pressure because being his nephew and coming into the industry, it was a big pressure. But after so many films, now they recognize me for my own work, and I'm about 80 films old as a composer. Many congratulations to you again for your national award. Thank you so much. Thank you. आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अपने 3 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल अरुणाचल प्रदेश की वादी दिवांग में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात मुसल्लह फ़ौज के जवानों से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी. वज़ीर दिफा ने फ़ौजियों से बातचीत की और उनकी ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की. वज़ीर दिफा ने फ़ौजियों के साथ मिठाई भी खाई. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसाम के तेजपुर में सोलमारा मिलिट्री स्टेशन पर फौजियों के साथ इशाइया भी किया. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगे. जनरल बिपिन रावत की मौत के 9 माह बाद हुकूमत ने बुध को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामजद किया था. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हुकूमत हिंद के फ़ौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे. 40 साल पर मुहित कैरियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड संभाले हैं. इन्हें जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक़ी भारत में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिमों का काफ़ी तजुर्बा है. जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से CDS का फ़ौजी ओहदा खाली था. जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की खबर है. यह एनकाउंटर बारामूला के पट्टन इलाके में यदीपुरा में जारी है. इसी दौरान शोपियान ज़िले के चतरग्राम इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की इत्तलात मौसूल हुई हैं. ताहम अभी तक उनके तसादुम के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई हैं. दिवाली से पहले हुकूमत ने छोटे बजट वाले मंसूबों पर तोहफा दिया है. हुकूमत ने जुमेरात को तीसरी सहमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर शरह सूद का ऐलान किया है. 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर शरह सूद में 0.20% का इजाफा हुआ है. वहीं 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 0.30% का इजाफा हुआ है. सीनियर सिटीज़न को भी हुकूमत ने त्यौहारों के इस मौसम में तोहफा दिया है. हुकूमत ने सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम पर शरह सूद को बढ़ाकर 7.6% कर दिया है. इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट स्कीम और किसान विकास पत्र पर भी शरह सूद में इजाफा किया है.
دانشورانہ املاک کی عالمی تنظیم کے عالمی جدت انڈیکس میں بھارت 40ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ پچھلے 7 برسوں میں یہ بھارت کی سب سے لمبی چھلانگ ہے، جب بھارت کی رینکنگ میں 41 مقام کی بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر کہا کہ اختراع پورے بھارت میں بہت مقبول ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملک کے نئے جدت ترازوں پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کامیابی کا طویل راستہ طے کر لیا ہے اور وہ اس سمت میں مسلسل نئی بلندیوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کامرس اور کپڑے کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ٹویٹ کیا کہ اختراع کے شعبے میں بھارت نے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رفتار اس بات کی سند ہے کہ بھارت وزیر اعظم مودی کی قیادت میں اختراع کے عالمی مرکز کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دانشورانہ املاک تنظیم نے کل عالمی اختراع انڈیکس 2022 جاری کیا، جس میں سوئٹزرلینڈ مسلسل 12ویں مرتبہ اقتدائی معیشت کے شعبے میں پہلے مقام پر ہے۔ اس انڈیکس میں دوسرا مقام امریکہ کا ہے، جبکہ اس کے بعد سویڈن، برطانیہ اور نیدرلینڈ ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC آج ممبئی میں شرح سود کا اعلان کرے گی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا 3 روزہ اجلاس بدھ کو شروع ہوا تھا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اس 3 روزہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے جانے کی توقع ہے۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس کی زیر صدارت 3 روزہ میٹنگ کا جائزہ لیا گیا۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس آج اس جائزہ میٹنگ کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ مئی کے مہینے سے اب تک RBI نے ریپو ریٹ میں 140 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے مفت بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کا آج آخری دن ہے۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت حکومت کی طرف سے یہ مہم 75 دنوں کے لیے شروع کی گئی تھی۔ 1 اکتوبر کو بوسٹر ڈوز لگوانے کی مفت سہولت ختم ہو جائے گی، تو آج ہی اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر پر جائیں اور بوسٹر ڈوز حاصل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کورونا سے بچائیں۔ آج شاردیہ نوراتری کا 5واں دن ہے۔ نوراتری کے 9 دنوں تک ماں درگا کی مختلف شکلوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ نوراتری کے 5ویں دن ماں درگا کی تیسری شکتی ماں اسکند ماتا کی پوجا کی جاتی ہے۔ مندر میں عقیدت مندوں کا ہجوم ہے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں یوکرین کے 4 علاقے آج روس میں شامل ہوں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین ماسکو میں پارلیمنٹ سے اپنے خطاب کے دوران یوکرین کے 4 علاقوں کو روسی وفاق میں شامل کرنے کا اعلان کریں گے۔ پوتین کے منظوری نامے پر دستخط کے ساتھ ہی یوکرین کے 4 علاقے باضابطہ طور سے روس کا حصہ بن جائیں گے۔ شامل ہونے والے علاقوں میں لوہانسک، ڈونیٹسک، خرسان، زایوپوزیوریا شامل ہیں۔ کرملن میں دستخطی تقریب کے بعد پوتین خطاب کریں گے اور یوکرین کے ان علاقوں میں ماسکو کے ذریعے مقرر کردہ منتظمین سے ملاقات کریں گے۔ ادھر یوکرین نے انتباہ دیا ہے کہ اس کی سخت مخالفت کی جائے گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کرملن کے اعلان کے بعد آج اپنے اعلیٰ دفاعی اہلکاروں کی ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ اور اب بات نیشنل گیمز کی۔ نیشنل گیمز میں ایتھلیٹکس کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں۔ 20 کلومیٹر کی پیدل دوڑ مقابلے میں مردوں اور خواتین زمرے کے کھلاڑی میدان میں ہیں۔ دوسری جانب آج دیگر کھیلوں میں کھلاڑی اپنے کھیل کا جوہر دکھائیں گے۔ نشانہ بازی میں آج مرد اور خاتون نشانے باز 10 میٹر ایئر رائفلز مقابلے میں اپنے اپنے فائنلز کھیلیں گے۔ دیگر اہم مقابلوں میں فینسنگ اور لان بال بشمول شوٹنگ اور ایتھلیٹکس شامل ہیں۔ فینسنگ میں مرد اور خواتین تلوار باز اپنے اپنے ابتدائی میچ کھیلیں گے، جبکہ لان بال میں بھی خواتین اور مرد کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے۔ اور ناظرین اب ایک نظر دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات پر۔ جائزہ لیتے ہیں دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہمارا سماج پر، جس نے اپنے صفحے اول پر اہم سرخی اس طرح بنائی ہے:
وزیر اعظم نے سورت میں 3,400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سورت میں 3,400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے ہیرے کی تحقیق اور مرکنٹائل سٹی کے خاص داخلہ سڑک کے بنیادی ڈھانچوں کے کاموں کے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔ وہیں جائزہ لیں گے روزنامہ انقلاب کا، جس نے اپنے کھیل کے صفحے پر اہم سرخی اس طرح بنائی ہے: وزیر اعظم کے ہاتھوں 36ویں قومی کھیلوں کا افتتاح۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں جمعرات کو 36ویں کھیلوں کا افتتاح ہوگا۔ یہ کھیل ملک میں 7 برس بعد منعقد کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں منعقدہ 36ویں قومی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم مودی نے سورن گجرات یونیورسٹی کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ وہیں دوسری اہم خبر کھیل سے متعلق اس طرح ہے: ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا، بمراہ عالمی کپ سے باہر۔ ہندوستانی تیز گیند باز جسپریت پیٹھ میں درد کے مسائل سے دوچار، متبادل کے اعلان فی الحال نہیں۔ سمی اور سراج کے ناموں پر سلیکٹروں کا غور۔ جائزہ لیں گے روزنامہ راشٹریہ سہارا کا، جس میں صفحہ اول پر اہم سرخی اس طرح ہے: گہلوٹ صدر کی دوڑ سے باہر، دگ وجے سنگھ اور ششی تھرور مقابلے میں برقرار۔ مذکورہ اخبار کی بین الاقوامی خبروں میں اہم خبر اس طرح ہے، اس کی سرخی: سمندری طوفان IAN فلوریڈا سے ٹکرایا، کیوبا کی کشتی غرقاب، 20 تارکین وطن لاپتہ، 50,000 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ وہیں دوسری اہم خبر ایران کے بحران سے متعلق اس طرح ہے: مہسا امینی کی ہلاکت پر غم زدہ ہیں مگر افراتفری قابل قبول نہیں۔ یہ بات کہی ہے ابراہیم رئیسی نے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پولیس حراست میں نوجوان خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس موت نے ہم سب کو غمزدہ کر دیا ہے، تاہم انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ امن و امان کو خراب کرنے اور افراتفری کو پھیلایا جانا ناقابل قبول ہے۔ آخر میں جائزہ لیں گے روزنامہ اخبار مشرق کا، جس نے اپنی اہم سرخی صفحے اول پر اس طرح بنائی ہے: تمام خواتین محفوظ اور اسقاط حمل کی حقدار، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے قانون یکساں۔ یہ بات کہی ہے سپریم کورٹ نے۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف، اور اب ملک بھر کے موسم کا مزاج۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل احمد آباد میں نوراتری فیسٹیول میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر روایتی گربا رقص کا بھی انعقاد کیا گیا۔ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں گربا کے رنگ میں رنگے گجرات کی جھلکیوں کے ساتھ۔ ہمیں دیں اجازت، آداب۔